गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। और इसमें हम लोग वह सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कंपटीशन में। ओके, और कोई न्यूमेरिकल्स तो आता नहीं यहाँ से, आपको जनरल ट्रेंड वाले क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम लोग चेक करेंगे और वही कंसेप्ट हम लोग ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। आपने रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी सारे चैप्टर्स को पढ़ ही रखा है, तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केमिस्ट है, जिसमें पहला हमारे पास है डोबेनियर्स ट्राइड्स रूल। ओके, डोबेनियर्स केमिस्ट था, उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। आप जानते होंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। ओके, उसने क्या रूल बनाया कि अगर मैं 3 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर इंक्रीज करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, तो जो एलिमेंट फर्स्ट है और जो एलिमेंट थर्ड है उस दोनों के मास का एवरेज निकाल लो। देख रहे हो यहाँ पर, इधर देखो, इधर दोनों एलिमेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के मास का एवरेज निकालो, तो वो सेकेंड वाले एलिमेंट के मास के बराबर आएगा। सिंपल सा है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर हमने ले लिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका 8, 24 और ये 40 इसका मास होता है, एटॉमिक मास पता होगा। हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का मास का एवरेज निकाला, जो कि सेकेंड वाले के मास के इक्वल होता है या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। यही कहा था डोबेनियस ट्राइड्स ने। कब, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, अब आ जाओ, ये तो आपने समझ ही रखा होगा, रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ रखा है आप लोगों ने। ड्रॉबैक देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। डोबेनियस कुड ओनली 3 ट्राइड्स, उसने सिर्फ 3 ट्राइड्स ही बना पाया, उसके अलावा कोई भी ट्राइड्स उसने नहीं बना पाया। 3 ट्राइड्स बनाए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ही ट्राइड्स बनाया था, उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स का ट्राइड्स उसने नहीं बना पाया। मतलब उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया। गेटिंग माई पॉइंट्स, उसके बाद किसी को अरेंज नहीं कर पाया। ऑल द नन एलिमेंट्स को डोंट बी अरेंज, उस समय जितने भी एलिमेंट्स फाइंड आउट हुआ था उसमें सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया, सिर्फ 9 एलिमेंट्स, मतलब 3 ट्राइड्स ही बना पाया था। क्लियर है ना। अच्छा, तीसरा देखो, दिस रूल डोंट फॉलो द सेम ग्रुप, ये रूल सेम ग्रुप में भी फॉलो नहीं हुआ। जैसे देखो यहाँ पर उसने बनाया था किसके लिए, उसने एक ग्रुप बनाया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए। ठीक है, किसके लिए बनाया था, देखो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास इतना, ब्रोमीन का मास है 80, आयोडीन का मास 127। इस दोनों का एवरेज निकाला तो वो देखा इसके सेकेंड वाले एलिमेंट्स के मास के बराबर होता है। ठीक है, मतलब उसने लिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस दोनों का एवरेज मास निकाला तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, इसका मास बराबर हो गया। लेकिन अगर उसने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ले ले तो ये रूल वैलिड नहीं होता है। मतलब सेम ग्रुप में, ये पता है ना आपको 17th ग्रुप एलिमेंट्स है, सेम ग्रुप में उसका रूल वैलिड नहीं हो पाया। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसने क्या किया, इसने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स, ये सारे ना एटॉमिक मास को ही फॉलो किया था, याद रखना, किसको, एटॉमिक वेट को या एटॉमिक मास को। इसने भी कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो फर्स्ट एलिमेंट का, सपोज दैट ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा, 8th एलिमेंट से मिलेगा। मतलब अगर तुम इसको फर्स्ट मानते हो तो इसके लिए ये 8th हो जाएगा। मतलब उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, इच 8th एलिमेंट हैव द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। समझ में आ रही मेरी बात। उसने क्या किया, वो आप पढ़े होगे क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज, क्या एवरी 8th एलिमेंट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन। सिंपल सी बात है, जैसा कि उस क्या होता है हमारा म्यूजिकल नोट्स में होता है, सा रे ग म, पढ़ा होगा आपने इस तरह से। तो फिर से जो 8th होता है वो क्या हो जाता है, सा ही हो जाता है। अगर तुम इसको फर्स्ट मानते हो तो यहाँ फिर 8, ये भी 8th हो जाएगा। तो उसी तरह से इसने अरेंज किया था, बच्चे वाली कहानी है। चलो अब इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं। ड्रॉबैक कहता है ही कुड अरेंज अप टू द एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम, उसने एटॉमिक नंबर
कहाँ तक, एटॉमिक नंबर 20 तक ही अरेंज कर पाया। और भी एलिमेंट्स था डेवलप, मतलब फॉर्म्ड हो चुके थे, मिल चुका था, लेकिन उसने अरेंज कर पाया एटॉमिक नंबर 20 तक ही, मतलब कैल्शियम तक के ही एलिमेंट्स को वो अरेंज कर पाया। उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, इस सब को कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाया वो। क्लियर हो गया। अब आ जाओ, देयर वेर नो प्रॉपर प्लेस फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए उसने कोई भी प्रॉपर प्लेस नहीं दिया कि हाइड्रोजन कहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर नोट कंसिडर्ड फॉर ऑक्टेव्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स समझ रहे हो ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस सब के लिए उसने मतलब कोई स्पेस या कोई भी रूल नहीं बनाया, कोई भी अरेंज नहीं कर पाया वो। ठीक है। अब है देखो, द एलिमेंट्स दैट कुड बी डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिल्ड इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और उसने जो फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है उसके लिए भी कोई स्पेस, कुछ भी रूल नहीं बना पाया उसने। फ्यूचर में डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई भी रूल या कोई भी प्लेस ऑक्यूपाई, मतलब कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं छोड़ा उसने। क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए था, कुछ भी होना चाहिए, वो उसने वैकेंट स्पेस नहीं लीव किया। ओके, गेटिंग माई पॉइंट्स। अब आ जाओ बच्चे, ये ड्रॉबैक तो जरूर याद रख लेना। अब आ जाओ, लोथर मेयर कर्व्स। इसने कर्व बनाया था, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। इसने इस तरह से क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास ले लिया और एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया। ठीक है। उस दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस पे ले लिया एटॉमिक वेट और वाई एक्सिस पे ले लिया एटॉमिक वॉल्यूम। ये सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया और ये एएमयू में ले लिया। एटॉमिक मास एएमयू में, हर एटम का, एक एटम का मास लिया तो एएमयू में ले लिया। क्लियर हो गया। और उसके बीच में उसने ग्राफ ड्रॉ किया, तो देख रहे हो आप इस तरह से ग्राफ आया हुआ है। क्लियर है। इस तरह से ग्राफ आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्राफ के थ्रू आप क्या देखते हो कि जो भी हमारा सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, ये पिक पॉइंट पर आता है। उसने ये देखा कि ये जो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, ये सब पिक पॉइंट पर आ रहा है। जस्ट उसके नीचे जैसे आप ड्रोन होगे तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स मिलता है। देख लो, मतलब ऊपर में ग्रुप 1 मिलेंगे, जस्ट जब डाउन होंगे तो ग्रुप 2 मिलेगा। तो उसने क्या डिसीजन दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये ग्राफ आपको रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार देख लेना क्या उसने पता क्या था, उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसने पता क्या, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो वही है पीरियोडिक टेबल में, इसको हम लोग ग्रुप 1 भी कहते हैं। वो कहाँ ऑक्यूपाई करता है, पिक पोजीशन ऑफ द कर्व। मैंने आपको दिखाया था ना, पिक पोजीशन पे ऑक्यूपाई करता है। ओके। दूसरा उसने ऑब्जर्वेशन किया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व। मैंने आपको बताया था यहाँ पर अल्कली है तो जस्ट इसके नीचे क्या आता है, दिखाया था ना कर्व, इधर देखो, इधर इधर देखो, यहाँ पर अल्कली है तो जस्ट इसके नीचे क्या है, मैग्नीशियम है, इसके पोटासियम तो यहाँ पर कैल्शियम, उसके जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाता है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आ जाता है। क्लियर आ गया। यही सब उसने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। इससे कोई भी डिसीजन नहीं आया था, मतलब ये जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए था तो हमने आपको बता दिया। ओके। मेटलॉइड्स जो बोरोन, सिलिकॉन, टेलियम और एस्टेटाइन है, ये सब और जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो कहाँ लाई करता है, बॉटम ऑफ द कर्व। मतलब देख लो यहाँ बॉटम में कर्व करता है, देख लो यहाँ पर कहाँ पर सर्व करता है, बॉटम में कर्व करता है। यहाँ पर कहाँ गया, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यहाँ पर देखो है ना, ये सब बॉटम में कर्व के नीचे में, एकदम नीचे में लाई करता है। ठीक, क्लियर हो गया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब हेलोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है ना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, मतलब वो बढ़ते हुए कर्व में इस तरह से। तो देख लो यहाँ पर इस तरह से जाएंगे तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बढ़ रहा है नहीं, ये ब्रोमीन है, इस तरह से कर्व ऊपर भाग रहा है। ओके। तो इस तरह से उन्होंने 3-4 पॉइंट्स ऑब्जर्व किया था, तो आप इसको एक बार पढ़ना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बच्चे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ सबसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। ओके। अब आ जाओ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल, ये भी एटॉमिक वेट को ही फॉलो किया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक एटॉमिक लॉ फॉलो हुए थे। क्लियर है ना। अब देखो उसने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। उसने कहा कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो सब किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, वो सब उसी का फंक्शन है। अगर एटॉमिक में वेट चेंज करेंगे तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो उसने एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान लिया, एटॉमिक वेट को। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, अब चलते हैं उसके कुछ कैरेक्टर, आपसे यही पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, तो किस पे बेस्ड है, वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे। कितने, 63। क्लियर हो गया। लेकिन इनर्ट गैस उस समय कोई डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, पता है ना आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब डिस्कवर्ड नहीं हुआ था।
क्लियर हो गया, ये सब उसके फीचर्स हैं। उसके बाद देखो, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज्ड एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, मतलब ग्रुप एंड पीरियड्स का कंसेप्ट मेंडलीफ नहीं दिया था और इसके लिए इसको प्राइज भी मिला था, याद रखना बच्चे। मेंडलीफ फर्स्ट केमिस्ट था जिन्होंने ग्रुप एंड पीरियड्स का कंसेप्ट लाया एलिमेंट्स को अरेंज करने में। ओके, उसके टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज था, मतलब 7 पीरियड था और 8 ग्रुप थे। याद रखना 7 पीरियड्स, आपको पता ही होगा ना क्लास में कितने से पीरियड्स थे, जनरली 7 पीरियड्स ही होता है, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स। ये एमपीटी में था, मतलब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में था, याद हो जाएगा। अच्छा, उसने क्या किया था, 8 वर्टिकल कॉलम बनाया था जिसको 8 ग्रुप कहते हैं। अब उस ईच ग्रुप में, हर ग्रुप में उसने उसको डिवाइड कर दिया था 2 सब ग्रुप में। मैं दिखाऊंगा, अभी डायग्राम दिखाऊंगा तुमको। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, हर ग्रुप को, ठीक है ना। अब देखो, जो ग्रुप बी था, ठीक है ना, जो ग्रुप बी था उसमें आया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स। किसको रखा था उसने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था उसने, ठीक है। ग्रुप 8 कंसिस्ट 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज, वो सब देख लो क्या होता है। यहाँ पर देखो, आ जाओ डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पर ये हमारे क्या हैं, 8 ग्रुप है, दिख रहा होगा आपको, ये उसका वर्टिकल है ना, इस तरह से वर्टिकल ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। कितने कॉलम है यहाँ पर, 7, कितने 7 पीरियड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको इरेज करके सीधा समझाता हूँ आपको। ये देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप ए जो था ये तो अपना नॉर्मली एलिमेंट्स कंटेन करते रहा, ग्रुप ए। जैसे अभी आप पढ़ते हो ना, इसको ग्रुप 1 कहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, अभी भी ग्रुप 1 है ये ग्रुप 2 है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, पता है ना आपको ये सब। अब उसने क्या किया, ये जो ग्रुप बी बनाया था, इधर इधर देखो, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जस्ट मोमेंट, कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ तुमको। ये जो ग्रुप बी है, 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 उसमें क्या रखा है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा। देखो, जिरकोनियम, हॉफमियम, ठीक है, उसके बाद जिंक, कैडमियम, Hg, मरकरी, ये सब क्या है हमारा, ये सब है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप बी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रख दिया और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप ए में जो एलिमेंट्स चल रहा था, ग्रुप ए नॉर्मल एलिमेंट्स वही रखा, इस तरह से उसने फिक्स कर दिया। लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो एलिमेंट्स है हमारे बच्चे, इधर देखो, जैसे ये ग्रुप 1 है, इसमें उसने 2 बनाया, ए और बी। ए में रख दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इसमें रख दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इसके सिर्फ वैलेंसी बराबर थे, वैलेंसी दोनों का 1 आता है। देखो यहाँ पर अगर इसमें रखा गया स्कैंडियम, इस तरह से क्या क्या रखा गया आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे रखा दिया गया कॉपर, Ag, Au, सबका वैलेंसी कितना आता है, 1 आता है। इसका वैलेंसी कितना आता है, 1 आता है। सिर्फ वैलेंसी ही दोनों का बराबर था, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी इक्वल नहीं था। यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया ये इसका। ग्रुप ए, इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, ग्रुप ए और ग्रुप बी का जो दोनों सारे एलिमेंट्स थे उसके वैलेंसी इक्वल था। वैलेंसी जो ग्रुप ए का था वही ग्रुप बी का था, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच नहीं करता था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं, क्या एडवांटेजेज है। एडवांटेज है कि फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इन ग्रुप एंड पीरियड्स। मैंने आपको शुरू में बताया था, फर्स्ट टाइम ग्रुप को, एलिमेंट्स को ग्रुप एंड पीरियड्स में कहा, बांटा गया, क्लासीफाई किया गया, और वो किसने किया, मेंडलीफ ने किया। याद रखना ये बात। सम गैप्स वेयर लेफ्ट फॉर द फ्यूचर न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीफ का सबसे बड़ा फीचर क्या था, उन्होंने जस्टिफाई कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे और उसके लिए उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिया, इसीलिए तो उसे प्राइज मिला। उसने फ्यूचर एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान गया। ये कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ डिस्कवर्ड होता है, अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगा तो ये इस प्लेस पे रखा जाएगा, और उसका नाम रख दिया उसने इक्का सिलिकन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरोन। इक्का सिलिकन मतलब सिलिकन के नीचे एक गैप छोड़ दिया, बोरोन के नीचे मतलब एल्युमिनियम के नीचे सॉरी यहाँ पे सिलिकन के ऊपर, बच्चे सिलिकन के ऊपर नहीं, यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पर जो सिलिकन है इसके जस्ट ऊपर एक क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया स्पेस। उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दिया और वहाँ पर एक एल्युमिनियम, यहाँ पर भी एक स्पेस छोड़ दिया गया और यहाँ पे लिख दिया बोरोन। ठीक है, इस तरह से उसने क्या किया, जो भी हो ऊपर या नीचे जो भी स्पेस छोड़ दिया,
और उसने बता दिया कि यहाँ पर जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलता रहेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होगा उसका प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया इक्का सिलिकॉन, इसका नाम रखा गया इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का बोरोन। क्लियर हो गया। और इक्का सिलिकॉन किसको कहा गया ये सब याद रखना, जर्मेनियम को कहा गया इक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के जस्ट नीचे यहाँ था जर्मेनियम, याद है ना, अभी भी आता है ये आपको, मैंने ऊपर बना दिया ना ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आएगा नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जर्मेनियम के लिए स्पेस छोड़ दिया था, यहाँ पर किसके लिए, गैलियम के लिए, यहाँ पर किसके लिए, स्कैंडियम के। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया बच्चे, स्पेस छोड़ दिया और बता दिया कि यहाँ पर इक्का सिलिकॉन आएगा, यहाँ पर इक्का एल्युमिनियम आएगा, यहाँ पर इक्का बोरॉन होगा। और इक्का सिलिकॉन किसको कहा, जर्मेनियम को। इक्का एल्युमिनियम किसको कहा, गैलियम को। समझ में आ रही। इक्का बोरॉन किसको कहा, स्कैंडियम को। इस तरह से उसने छोड़ दिया, कर लोगे। ये इसके एडवांटेजेज है। डिसएडवांटेज देखो क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड, अभी भी नहीं है वो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी नहीं हुआ अभी तक फिक्स। ओके, अब देखो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक, उसने एटॉमिक मास को फॉलो किया था और खुद उसका रूल वैलिड नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि उसने कोबाल्ट को पहले रख दिया निकेल से, जबकि कोबाल्ट का मास ज़्यादा है और निकेल का मास कम है। इसका 58.93, इसका मास है 58.7371, तो इसको निकेल को पहले आना चाहिए था, निकेल को पहले आना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, कोबाल्ट को पहले रख दिया, तो यहाँ पर वो इनवैलिड हो गया। क्लियर हो गया। तो ये सब पढ़ लेना बच्चे, यहाँ पर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड सेम ग्रुप। अब तुमने ग्रुप 1 बनाया और इसमें कर दिया ग्रुप ए ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप ए ग्रुप बी। यहाँ पर जो एलिमेंट्स थे, इसमें जो एलिमेंट्स थे मैंने आपको दिखाया था, ये सारे अनलाइक एलिमेंट्स, सिर्फ वैलेंसी ही बराबर होता है। यहाँ पर वैलेंसी, इसका वैलेंसी इसका वैलेंसी इक्वल होगा, बाकी सारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है ना। तो उसने क्या क्या अनलाइक एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल है, पता है ना आपको। और यहाँ पे कॉपर AgAu रखा था, उसने रखा था ना। इधर देखो, कहाँ चले गए तुम, इधर देखो, इसमें ग्रुप 1 में देखो, ये यहाँ पर देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप 1 में इस तरह से रखा, तो उसका ये एकदम लिस्ट रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है। तो केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, अलग अलग मेटल को अरेंज कर दिया था उसने, लेकिन वैलेंसी बराबर था तो उसने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ओके, अब चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं बच्चों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोसले ने दिया था, ठीक है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, आप देख लेना कौन सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में उसने फाइंड आउट किया कि जो फ्रीक्वेंसी है रे का, जो रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आप याद कर लेना, √B इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। B क्या है, फ्रीक्वेंसी, Z क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। अब तो उसने क्या किया, जब देखा कि वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Z एटॉमिक नंबर है, तो उसने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बना लिया। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, एटॉमिक नंबर को क्या बना लिया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इससे पहले क्या चल रहा था, एटॉमिक मास, अभी क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। क्लियर हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, इतना समझ लो। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, और इससे पहले जितने भी केमिस्ट ने दिया वो सारे एटॉमिक मास पर बेस्ड थे। ओके, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट कर लिया कि एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। क्लियर हो गया। तो 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। इसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको ब्लॉक में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, पता है ना। तो चलो उसको कवर कर लेते हैं हम लोग। S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आता है ग्रुप 1, ग्रुप 2। मैं सिर्फ यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको, और ये सब 11th का पार्ट है और आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो, मतलब हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रखे हो, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रखे हो, सब वहाँ पर भी ये सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बहुत एकदम बच्चे वाली कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, पता है ना आपको, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल, बेटा मांगे कार स्कूटर, बहुत सुंदर। लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करता है एस सबसेल में, इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। सारे मेटल्स होते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेरी बात ध्यान सुनते जाओ। +1 +2 ऑक्सीजन आयन फॉर्मेशन करता है वो, सही बात है ना, एक +1 में जाएगा, दूसरा +2 में जाएगा। अल्कली मेटल +1 शो करेगा, है ना बच्चे, और अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 शो करते हैं, उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ते चला जाता है।
साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, पता है आपको, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, सीधी सी बात है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 से लेके 2 तक होगा, पता ही होगा आपको। अगर ग्रुप नंबर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे तो ग्रुप नंबर निकल जाएगा। मान लो हमने ले लिया हाइड्रोजन या तुमने ले लिया लिथियम, ठीक है, क्या ले लिया, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 3, कितना होता है 3, क्या होगा 1s2 2s1, तो कौन सा ग्रुप में होगा, ये ग्रुप 1 में होगा। क्यों, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगा ना, इस तरह से ग्रुप नंबर निकाल लेंगे। अब आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, पता होगा आपको। ग्रुप 15 को कहते हैं निकोजीन, ग्रुप 16 को कहते हैं चाल्कोजीन, ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजीन या हेलोजन। क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल पी सबसेल में फॉल करता है। इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल वाइट्स भी है। एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2, ये दोनों भरा हुआ रहेगा। NP1 से लेके 6 का भी 1 होगा तो 13 ग्रुप्स। अरे कितना बार पढ़े हो, NS2 NP1, तो क्या होगा ये होगा 13 ग्रुप एलिमेंट्स। NP2 14 ग्रुप एलिमेंट्स, NP3 15 ग्रुप एलिमेंट्स, पता है ना आपको ये सब बातें। क्लियर हो गया। ग्रुप नंबर निकालना है तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको 10 में ऐड कर देना, वही ग्रुप नंबर निकल जाएगा। जैसे देखो कार्बन कितना हो गया 6, क्या होगा 1s2 2s2 2p2, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है क्योंकि लास्ट सेल में जा रहा है, पी में जा रहा है सब सेल में। और ये लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 में, सॉरी लास्ट सेल कितना है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 को क्या करेंगे 10 में ऐड कर दें। लास्ट सेल ये 2 और 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, तो लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 14 ग्रुप एलिमेंट्स है, निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे अब चलते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फॉल करेगा, N-1D सब सेल में फॉल करेगा, जिसको पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं। याद रखना N-1D को पेनल्टीमेट कहते हैं। N-1D सब सेल में क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट जिंक, CD और Hg। क्यों, क्योंकि इसके सब सेल मतलब इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब सेल हमेशा फुलफिल्ड रहता है, ऑर्बिटल भरा हुआ रहता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनपेयर्ड तो है नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वही होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जिंक, CD, Hg ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। गुड कैटलिस्ट है, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन +1 +3 +5 +7 तक शो करता है मैंगनीज Mn, पता होगा आपको। उसके बाद कलर्ड कंपाउंड बनाता है ना डी ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड कंपाउंड भी शो करता है। ये सारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 होगा या 10 होगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक होगा। और NS में या तो 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये होगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ग्रुप नंबर निकालना हो तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल। डी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट के डी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, उसको मैं दो जोड़ देना। क्योंकि 2 क्यों जोड़ेंगे, अरे नारायण बच्चों इधर देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बाद क्या आएगा, इसके बाद ही तो आ जाता है डी और उसके बाद आता है पी। तो 2 छोड़ रहे हो ना, 1 और 2 छोड़ रहे, इसीलिए उसमें 2 जोड़ देते हैं, तभी तो जंप करेंगे आगे। क्लियर हो गया, एकदम बच्चे वाली कहानी है, कर सकते हो। इसमें आता है लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स आते हैं। और सॉरी, ये समझ में आ गया डी ब्लॉक। चलो अब चलते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक में क्या होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा यहाँ पे N-1D था, यहाँ पर N-2F है सब सेल में। इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ये सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो, ये पूछता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपको याद होना चाहिए बच्चे। N-2 N-1 N, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एफ में तो इलेक्ट्रॉन होना ही है, चाहे 1 हो या 1 से लेके 14 तक के बीच में एक भी इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। N-1D में 0 भी हो सकता है और 1 हो सकता है, बस ये नहीं कि अब ये भी 10 तक चलेगा, नहीं, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और NS में दोनों इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, ये याद रखना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग दो ग्रुप में सब डिवाइड कर देते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स।
लैंथेनाइड एलिमेंट 58 से 71 तक होता है और इसको कहते हैं सीरियम से ये देख लेना Lu क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सेकेंड क्या होता है देख लेना एक बार बच्चे। एक्टिनाइड्स होता है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, 90 से लेके 108 तक। एटॉमिक नंबर जरूर याद रखना, 90 से लेके 108 तक। ओके बच्चों। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक दोनों को जोड़ के, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये भी याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अगर तुम्हें पूछा जाए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। याद रखना मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो जो भी पूछ ले आपको, ठीक है। अब आ जाओ जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पता है ना आपको, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसको क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये इधर आने की कोशिश करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी निगेटिव चार्ज, इस पर भी निगेटिव, ये इसको इधर रिपेल कर देगा। तो जितना न्यूक्लियस अपना फोर्स लगाना चाहिए उतना ये इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। कुछ फोर्स ये क्या करेगा, इसका कंज्यूम कर जाता है, कुछ फोर्स इसके ऊपर लग जाता है, और जो रिमेनिंग फोर्स बचता है कुछ ही फोर्स इसके ऊपर लग पाता है, ठीक है बच्चे। ये स्क्रीन पर्दे की तरह काम करने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये स्क्रीन की तरह बिहेव करने लगता है। अब ये न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। अब क्या हुआ, कुछ फोर्स ये इलेक्ट्रॉन रोक लिया और जो बचा वही फोर्स इस लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग पाया। तो जितना नेट फोर्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर पाया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा फोर्स कभी नहीं कर पाएगा। मान लो ये फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, तो 5 न्यूटन तो लगाया लेकिन 3 न्यूटन यहाँ पर कंज्यूम हो गया, 2 ही न्यूटन यहाँ पर अप्लाई हो पाया, तो 2 न्यूटन क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। आई समझ में, क्योंकि बीच में रोक लेगा ना बच्चे, बीच में रोक लेगा ये। अब वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाय द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव। समझ में आ गया मेरी बात, वही लिखे हुए। अच्छा, द इनर इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एट सील्ड मतलब स्क्रीन की तरह बिहेव करता है। जो इनर इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जो इनर इलेक्ट्रॉन है, एक जस्ट मोमेंट प्यारे बच्चों, जो इनर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ गया इनर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग, क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, इसके फोर्स को वो क्या कर रहा है, रोक रहा है कुछ, और बहुत कम फोर्स इसके ऊपर जा पाता है। बच्चे वाली कहानी है ना। और इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। क्यों, क्योंकि अब अगर अलोंग द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, बोलो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन इंक्रीज करेगा। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या, प्रोटॉन इंक्रीज करेगा। प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन करने का पावर बढ़ जाएगा। एम आई राइट, एकदम बच्चे वाली कहानी है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, और इसीलिए एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू जेड इफेक्टिव। क्लियर हो गया। अच्छा, जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट और स्लाइटली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्लाइटली डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वहाँ पर जो हमारा जेड इफेक्टिव है एटॉमिक नंबर ऑफ सेल पर, मान लो जेड इफेक्टिव जो होता है ना बच्चे, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल पे भी डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करने लगता है, या आप रिमेन कांस्टेंट भी कह सकते हो। स्लाइटली डिक्रीज करता है और रिमेन्स कांस्टेंटली, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आप इसको आप देखोगे कि स्लाइटली डिक्रीज ही करता है। आपके बुक में भी स्लाइटली डिक्रीज ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है,
इस फोर्स को रोकने का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? एस का। सबसे कम किसका होता है? डी का एंड एफ का। आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन इसी की वजह से होता है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। अब आ जाओ आगे चलते हैं, एटॉमिक रेडियस की बात कर ले। तो हमारे पास 3 तरह के रेडियस होते हैं, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवाल रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस मतलब मेटल के एटम के बीच का रेडियस। अरे बच्चे मेटल का सीट है तो यहाँ पर क्या होंगे? एटम्स होंगे। इस एटम के बीच का रेडियस मतलब इसका रेडियस अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल रेडियस अगर डी हो गया तो एक एटम का रेडियस क्या होगा बोलो? अगर एक एटम का रेडियस निकालो तो क्या होगा? d/2 होगा ना। उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है ये मेटालिक रेडियस, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है? एक दूसरे से बस क्लोजली पैक्ड है। कोवेलेंट में क्या होगा? एक दूसरे को शेयर करता है, तो मतलब एक दूसरे को क्या करेगा? वो ओवरलैप कर जाएगा। इस केस में भी Rm मतलब रेडियस ऑफ मेटालिक, Rc मतलब रेडियस ऑफ फॉर कोवेलेंट, Rv मतलब रेडियस फॉर वंडरवाल। ओके, तो यहाँ पर भी हम d/2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होता है। जैसे मान लो हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जो बहुत ही वीक होता है। क्लियर हो गया? तो इसके बीच का जब ये बहुत ही वीक होता है तो इसका बढ़ जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब मुझे एक बात बताना कि अगर मैं रेडियस निकालूं तो किसका ज़्यादा होगा? वंडरवाल का रेडियस ज़्यादा होगा, मेटल का उसके बाद होगा, और कोवेलेंट का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट एक दूसरे पर क्या कर गया था? देखो ये ओवरलैप कर गया था तो रेडियस घट जाएगा ना। मेटल का तो सिर्फ एक दूसरे से क्या था? क्लोजली चिपका हुआ था बस, तो इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? कोवेलेंट से। समझ में? और वंडरवाल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वहाँ, एक मॉलिक्यूल वहाँ, तो श्योर है कि उसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो वंडरवाल मॉलिक्यूल का रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, और ये रेडियस डिपेंड करता है किस पर? ये रेडियस डिपेंड करता है, आपको अगर कोई पूछता है कि किसका रेडियस ज़्यादा होता है तो वंडरवाल मॉलिक्यूल्स का। मतलब जैसे आप इनर्ट गैस ले लेते हो तो इनर्ट गैस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। हम अभी चेक भी करेंगे। ओके, अब आ जाओ साइज की बात कर लेते हैं। तो कैटायन का साइज छोटा होता है न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में, और सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? एनायन का होता है। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं, ऐसा स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो, उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी समझा रखा है। S-2 का ज़्यादा होगा साइज, एनायन का साइज ज़्यादा होगा, और एनायन में भी वो एनायन जिसका साइज ज़्यादा होगा जिसपे ज़्यादा चार्जेज होंगे, वो एनायन और ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो साइज हम लोग मान लेते हैं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देख लेना, ये हमने बना रखा है। S-2 का साइज ज़्यादा, एनायन का साइज ज़्यादा हो गया किसके रेस्पेक्ट में? न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में। और कैटायन का साइज छोटा हो गया। अब जिसका जितना ज़्यादा प्लस चार्ज वो उसका साइज उतना छोटा है ना। पढ़ चुके हो ये सब बातें, तो ये मैंने आपको समझा रखा है। आप इसको एक बार ध्यान से देखना, यहाँ से आपके कंसेप्ट और भी बूस्ट हो जाएंगे। देख लो यहाँ पर, क्लियर हो गया? इसको देख लेना अच्छे से। अब आ जाओ एटॉमिक साइज इन पीरियड की बात करते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम, अगर फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो हाइड्रोजन आएगा, हीलियम आएगा, तो हीलियम की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वंडरवाल रेडियस हो जाएगा। हीलियम इनर्ट गैस, अभी तो मैं बता रहा था आपको, और उसमें हीलियम, एक हीलियम यहाँ, एक हीलियम वहाँ, उसके बीच का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, तो हीलियम का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये पीरियड सेकेंड का। अच्छा, जब आप पीरियड के अलाउंग चलते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो शुरू वाले का साइज ज़्यादा होगा, तो हमने लिथियम का साइज ज़्यादा, बेरिलियम ये सब कर लिया। लेकिन नियोन का साइज फिर ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये वंडरवाल रेडियस शो कर जाएगा, है ना बच्चे। उसी तरह से पीरियड सेकंड की बात करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज करता है, तो मतलब लेफ्ट वाले का साइज बड़ा होना चाहिए, तो सोडियम का बड़ा होगा, मैग्नीशियम का बड़ा होगा, लेकिन आर्गन का साइज फिर बड़ा हो जाएगा सबसे। क्यों? क्योंकि आर्गन का साइज इससे क्लोरीन से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या शो करेगा? वंडरवाल रेडियस शो करेगा। क्लियर है ना? अच्छा, एक P4 देखो, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ये आपने P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो D ब्लॉक एलिमेंट्स में, सॉरी D ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। यहाँ पर 5, 3, 2 याद कर लेना। ये हमारे कितने हैं? 5 है। ये कितना है? 3, और ये कितना है? 2 है। ठीक है, 5 का साइज, अब तुमको पता है कि इधर जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ता है, सॉरी घटता है, तो स्कैंडियम का साइज बड़ा होगा।
5 का साइज बड़ा हो जाएगा, उसको उसी ट्रेंड में लगा दो। 1 2 3 4 5, चलो कलर चेंज करके मैं समझाता हूँ। स्कैंडियम का साइज बड़ा हो जाएगा इस तरह से मैग्नीज तक। बाकी मैग्नीज का साइज फ्लोरीन आयरन कोबाल्ट निकेल, इसका साइज बराबर हो जाता है, और कॉपर और जिंक का साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, 5 3 2 10 होते हैं, याद हो जाएगा। अब क्यों होता है यहाँ पर 5 के केस में क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो साइज खींच लेगा न्यूक्लियस, तो साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो इसीलिए ये रूल होता है। यहाँ पर दोनों बराबर हो जाता है, इसीलिए सब बराबर हो गया। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और इस केस में कॉपर और जिंक के केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। याद हो जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चे। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है, ये समझ लो एकदम हर साल क्वेश्चन आता है बच्चे आयोनाइजेशन एनर्जी से, श्योर शॉर्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको इसमें असाइनमेंट में क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ पर हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आपको पता ही होगा कि गैसेस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए हमें क्या देना, एनर्जी देना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सॉरी अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पर एनर्जी देते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, किलो जूल पर मोल ये ग्रेटेस्ट मतलब एनर्जी का यूनिट ही ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एक मेटल है हमारे पास M, उसमें कुछ एनर्जी दिया ताकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, तो उसको IE1 कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, अब इससे थोड़ी निकालेंगे, इससे निकालेंगे, इससे। तो M+ से फिर एनर्जी दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब ये बन गया M+2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, इसी से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा M2+ से, ΔH, ये I3 हो गया। I1 एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए I2, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए I3। क्लियर हो गया ना। अब एक बात याद रखना, I फर्स्ट हमेशा बड़ा होगा, छोटा होगा, मतलब I3 सबसे बड़ा होगा। मतलब अगर यहाँ पर मान लो तुमने एनर्जी दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या देख रहे हो, I3 हमेशा ज़्यादा है, ये ऐसा ही रूल फॉलो होगा। ये नहीं सर हमेशा 10 ही होगा, क्या हमेशा 50 ही होगा, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना कि इंक्रीज कर जाएगा वैल्यू। मतलब I1 IU2 से छोटा हो जाएगा, I3 बड़ा हो जाएगा सबसे, IE2 से भी, I1 से, वही मैंने लिखा हुआ ऑलवेज। क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, कितना बार पढ़े हैं। जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो गया, मतलब एटॉमिक ये क्या, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना। अच्छा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी। अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड एकदम स्टेबल होता है, तुमको पता है, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना कोशिश कर रहे हो तुम, थोड़ी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ पर। और अगर तुम एस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना चाहते हो तो वहाँ पर आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा पी के रेस्पेक्ट में, मतलब यही है। SP/DF से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, एस के केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, अरे बच्चे अलोंग द पीरियड ऐसे लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, पता है ना आपको, एटॉमिक साइज छोटा होगा। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद जो पीरियड फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो हीलियम क्यों फुलफिल्ड है, जिसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, और हाइड्रोजन से भी ज़्यादा होता है। फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम ही होता है, तो हीलियम का ज़्यादा होता है। अब आ जाओ पीरियड सेकेंड की बात कर लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब नियोन का क्या होता है, फुलफिल्ड होता है, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो नियोन का सबसे ज़्यादा होगा। देख रहे हो ट्रेंड। अच्छा, अब इधर जाते तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, अरे तुमको पता ना लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है तो सबसे कम किसका होगा, लिथियम का, तो लिथियम का दे दिया। अब बात आती है बेरिलियम और बोरॉन। तो बेरिलियम में क्या होता है, 2s2 है, तो ये तो फुलफिल्ड है। और उसके बाद ये 2p1 है, तो इसका तो कुछ है ही नहीं।
तो किसका कहाँ से एनर्जी निकालने में ज़्यादा लगेगा हमें? ये बोरोन में लगेगा, सॉरी बेरिलियम में लगेगा। बोरोन में कम, तो बोरोन पहले आ गया, बेरिलियम बाद में आ गया। आई समझ में? यहाँ ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सब आता है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन सब आता है, एकदम श्योर शॉर्ट है कि क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से देना। यहाँ पर मैं इरेज करके फिर समझाता हूँ तुमको। यहाँ पर क्या हो गया, बोरोन और बेरिलियम की बात देखो यहाँ पर। तो बोरोन बेरिलियम क्या हमारा फुलफिल्ड है, तो इसका आयनस एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हमने यहाँ पर देख दिया। और बोरोन कुछ भी नहीं है, 2p1 है, तो ये शुरू में डाल दिया। आई समझ में? उसी तरह से ये अरेंज कर लेंगे। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है हमारा, हाफ फील्ड है, तो नाइट्रोजन का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमने इसको नाइट्रोजन को बाद में रखा और ऑक्सीजन को पहले रख दिया, जबकि ऑक्सीजन बाद में आता है। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से अरेंज कर लेंगे इसको। एक बार देख लेना बच्चे, इसी तरह से मैंने इसको भी समझाया हुआ, आप आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुप 1 में तुमको पता है कि आयनस साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनस घटेगा, सीधी सी बात है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का वही फंडा चलता है। एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, ये आपको IIT में 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एलिमेंट्स हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर। अच्छा एक बात देखो, मैं एक बात ये भी समझा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बार 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर देखो, अभी मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं। यहाँ पर अगर तुम निकालते हो, कलर चेंज के समझा रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, ध्यान दो। यहाँ से क्या करते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ से क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला तो IE1 और इसका वैल्यू मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको निकाला तो IE2, इसको मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको निकालेंगे ना बच्चे, तो ये हो जाएगा IE3 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो, अरे जब लास्ट इलेक्ट्रॉन से निकालोगे ना, सॉरी लास्ट वैलेंस सेल से निकालेंगे ना, तो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। और जब एकदम बहुत हायर का डिफरेंस आ जाए ना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से 500 वोल्ट, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ गया, इसका मतलब वो सेल चेंज हो गया। अब वो बैलेंस सेल नहीं है, अब वो उसके पीछे वाला सेल से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में आया होगा, समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर क्या कहता है कि ग्रेजुअली हायर डिफरेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्रेटेस्ट डिफरेंस आना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर IE1 आ गया, और जब सेकेंड निकालेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए। तो बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन वाला कौन बनेगा? हमारा सोडियम बनेगा। पूछ रहा है ना, कौन होगा? सोडियम होगा, सॉरी क्या दिखा है, पोटासियम होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि पोटासियम के लास्ट में कितना आएगा? एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो आराम से निकलेगा। और जब सेकेंड निकालेंगे तो सेल ही चेंज हो जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, निकाल दिया, अब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब इसमें से निकालोगे ना, यहाँ पर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला, यहाँ पर निकलेगा तुम्हें 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, मतलब सेल चेंज हो गया ना, इसीलिए। आई समझ में ना बच्चे? चलो, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने समझा दिया आपको, अच्छे समझना, और क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे हम लोग, दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, जब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन बैक होता है, ऐड करेंगे हम किसी भी एलिमेंट्स में, गैसेस एलिमेंट्स में, तो एनर्जी वहाँ से क्या होता है? रिलीज होता है। तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब एनर्जी तुम इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं, मतलब डेल्टा Eg भी कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग EA भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब आप जानते हो कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो उसका एनर्जी कितना होगा? -13.6 Z²/n²। और अगर वो हायर कहीं से भी आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू होता है एनर्जी का? 0 होता है। तो हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा H निकाल लिया, तो कितना आया? इतना आया। मतलब माइनस ये करोगे तो प्लस आ जाएगा, 13.6 Z इफेक्टिव स्क्वायर/n²। अरे जेड स्क्वायर करते हैं ना, तो उसी को जेड इफेक्टिव मान लेते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर सकते हैं हम इसको इससे। क्लियर हो रहा है ना? तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब जेड इफेक्टिव, जो जेड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? यहाँ से निकाल लो, जेड इफेक्टिव का। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? n² का। इनवर्सली है ना, n² नीचे। मतलब अगर तुम इधर चलते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बोलो, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर सी बात है। और अगर मैं डाउन द ग्रुप चलता हूँ, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आई समझ में? ये तो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब एक पॉइंट और समझना है, ध्यान समझना यहाँ पर।
अब क्या होता है बच्चे कि मान लो इसका यूनिट तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही या आपको पता ही होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन गैसेस एलिमेंट्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा और एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज, सॉरी एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लोग EA1 कहेंगे। मतलब जैसे वहाँ पर IE1 पढ़ते थे, यहाँ पर EA1 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब डेल्टा एच क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो फिर से तो इसमें थोड़ी ऐड करेंगे, अब तो इसमें ऐड करेंगे, A माइनस में ऐड करेंगे। तो A माइनस गैस में हमने फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब लेकिन मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है निगेटिव और ये फिर निगेटिव। अब तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करने लगेगा ना बच्चे, रिपल्सन होने लगेगी, यहाँ पर रिपल्सन होगी। तो अब मुझे ऐड करवाना है वहाँ पर, फिर भी ऐड करवाना है, ठीक है ना। तो एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पर। अब एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाके। हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें ताकत लगाने पड़ेगी, एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तब वो किस में कन्वर्ट होगा, A2 माइनस। तो यहाँ पर हमने एनर्जी दिया, फिर आ जाओ अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देना ऐड करना है तो अब किस में ऐड करेंगे, A2 माइनस में। अब A2 माइनस दो निगेटिव है, उसमें सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, मतलब ये हमारा 2 निगेटिव है ना। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन आए फिर से ऐड हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ताकत लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, तुम जाओ यहाँ पर। और जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगा और ये सारे क्या होगा, EA2 और EA3 क्या होगा, ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब एडिशन करना पड़ेगा एनर्जी का। फर्स्ट में EA1 एक्सोथर्मिक, इधर देखो EA1 एक्सोथर्मिक, लेकिन इसके बाद जो भी आए ध्यान सुन रहे हो ना मेरी बात, EA2 EA3 EA4 कुछ भी आ जाए वो सारे एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी हमको देना पड़ेगा। क्लियर हो ना बच्चे। अब आ जाओ, अब यहाँ पर एक बात याद कर लेना कि चाहे कितना भी EA1 EA2 EA3 कुछ भी आ जाए वो हमेशा निगेटिव ही आएगा, जब उसको जोड़ोगे तो हमेशा निगेटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक गैस है, उसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन एक ही बार निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन एक ही बार जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये 3 माइनस, तो वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या होगा, निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ये कहोगे सर इसके बाद तो एक्सोथर्मिक, सॉरी EA2 एंडोथर्मिक, EA5 एंडोथर्मिक, EA10 एंडोथर्मिक, ये सारे एंडोथर्मिक तो वैल्यू बढ़ जाएगा पॉजिटिव का, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमेशा निगेटिव ही जाएगा, मतलब एनर्जी निगेटिव में ही होगा वहाँ पर। क्लियर हो गया। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग EA। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज बढ़ गया तो वहाँ पर आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड करेंगे तो एकदम कम एनर्जी रिलीज होगा, और जहाँ पर जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ताकि मतलब देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, वहाँ पर ऐड हो। क्लियर हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अरे देखो इधर देखो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो साइज बोलो, साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। साइज छोटा होगा ना बच्चे, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगा। साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन सोच रहा हूँ मैं जाऊँ उसमें डालूँ तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फिल एंड फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे P3 P6 D5 D5, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे। रीजन यही है कि उसको तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो तो मोर स्टेबल है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा वो, तो 0 मान लेंगे। क्लियर हो गया। अब अलॉन्ग द पीरियड की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। अरे बच्चे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अब कितना बार बोलूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सीधी सी बात है, कर लोगे। अब आ जाओ डाउन द ग्रुप। अच्छा ये डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, हो गया। अब आ जाओ इन पीरियड फर्स्ट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है हीलियम से, क्यों। अब डाउन इधर हम जा रहे हैं, इसको तो साइज पे अरेंज करना, मुझे किस पे करना है अरेंज, तो हाइड्रोजन की साइज क्या है, ज़्यादा है, सॉरी हाइड्रोजन की साइज इधर जाएंगे बढ़ेगा। अच्छा जस्ट अ मोमेंट बच्चे, एक सेकेंड, जस्ट मोमेंट। इन पीरियड अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा हीलियम से, क्यों। अरे सीधी सी बात है बच्चे, हीलियम क्या है, मोर स्टेबल है
है ना मोर स्टेबल। तो इसको कितना मान लोगे तुम, 0 मान लोगे। अरे मोर स्टेबल हाफ फील्ड में क्या मानते थे, 0 मानते थे। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, श्योर है कि हीलियम से ज़्यादा ही होगा। क्या बच्चे वाली कहानी है, कर सकते हो उसी तरह से। ये मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ से आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। चलो मैं एक करके दिखाता हूँ तुम्हें, कहोगे सर आपने कर ऐसे बता के निकल गए। देखो मैंने ले लिया थर्ड पीरियड में सोडियम मैग्नीशियम, में तो पता ही तुमको। अब आर्गन का होता है 3p6 और ये एकदम मोर स्टेबल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एकदम कम, तो आर्गन का सबसे कम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। अरे फुल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, क्यों लेने की जरूरत है इसको, जब लेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो सबसे कम। उसी तरह से अब आप जाओ मैग्नीशियम में, ये भी फुल फील्ड है 3s2, इसका भी सबसे कम होगा। उसके बाद आ जाओ फॉस्फोरस की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हम लोग, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है, हाफ फील्ड है, उसके बाद हाफ फील्ड, इसी तरह कर सकते नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, कर लेंगे हम लोग। चलो अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ग्रुप में बात करते हैं, किसके ग्रुप में। ग्रुप में आपको मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ग्रुप 13 और ग्रुप 16 इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो ग्रुप 13 और 18 तक एलिमेंट्स में हम जाएंगे तो वहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, ठीक है। सो जैसे हमने ले लिया किसका, बोरोन, एल्युमिनियम या कार्बन, सिलिकॉन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा किसी, सिलिकॉन से। हमेशा फर्स्ट वाले का कम होगा। तुमने ले लिया ऑक्सीजन और सल्फर ले लिया, तो ऑक्सीजन का कम होगा सल्फर से, हमेशा हमेशा फर्स्ट वाले का कम होगा सेकंड से, चाहे तुम कोई सा भी ले लो। फ्लोरीन, क्लोरीन ले लिया, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, इसमें इसका क्या होगा, कम होगा, मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ओके चलो अब इसमें याद करना, यहाँ पर तो बोरोन होना चाहिए, बोरोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाती है, उसके बाद ये अरेंज कर लेते हैं। बोरोन को लास्ट में भेज देना और उसके बाद इस तरह से अरेंज कर लेना। क्लियर हो गया। ग्रुप 14 में कार्बन का मैंने आपको बताया था, कार्बन का कम होगा सिलिकॉन से, बाकी सबका ज़्यादा हो चला जाता है, ठीक है। अरे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिलिकॉन का, उसके बाद सबसे कम किसका होगा, पीबी होगा ना, और कार्बन का सबसे कम होगा। अब आ जाओ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, याद है ना तुमको, तो हमने क्या बताया कि शुरू वाले का सबसे कम होता है, तो नाइट्रोजन का फास्फोरस से कम होगा, लेकिन फास्फोरस का अब ज़्यादा हो जाएगा, इससे वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। मतलब नहीं आया क्या समझ में तुमको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका कम होगा, लेकिन अब इस दोनों को छोड़ दो। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाएगा, घटेगा ना बच्चे, जब घटेगा तो फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से। तो नाइट्रोजन का कम हुआ लेकिन फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, आर्सेनिक से, इस तरह से। समझ में आ रही है मेरी बात, आप तो समझ में आ गया ना, कर लोगे ना बच्चे, ठीक है। चलो और एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो ग्रुप 17 है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ग्रुप 16 से ज़्यादा होता है, हमेशा। अगर तुम्हें दे दे क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, ठीक है, याद कर लेना इसको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट कंसेप्ट हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी, वही मैंने लिखा हुआ है। तो इन पीरियड जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, पता है ना आपको। डाउन द ग्रुप नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है। अच्छा इधर जाओगे तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। अरे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ रहेगा, क्लियर है। और अलोंग द पीरियड नॉन मेटल बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो बेसिक नेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसके ऑक्साइड्स की बात कर लेते कुछ। इन द पीरियड अगर नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, अभी तो बता रहा था मैं आपको। डाउन द ग्रुप मेटालिक ऑक्साइड बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ये तो बच्चे वाली बात है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये भी पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने आपको रखा है, सुनो प्रभु सब जन बे आली, सुनो प्रभु सब जन बे आली, मतलब सुनो प्रभु एसएन पीबी सब जन, बेरिलियम और एल्युमिनियम, आली मतलब एल्युमिनियम, इसका जो ऑक्साइड्स होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, याद कर लेना, ये मैंने बना दिया है,
ठीक है। अब आ जाओ, कुछ होते हैं हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स। पूरे पेरियोडिक टेबल में 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, CONO याद रहेगा, CONO एंड N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। अब आ जाओ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, और उसी को मैंने एक्सप्लेन भी किया। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका ये एसिडिक नेचर भी होगा। ठीक है, देखो HClO, ये कितना बार कंपटीशन में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन का बच्चे, कंपटीशन में आया हुआ है। HClO4, देखो HO4 सब दिया हुआ है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर I। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी यही बन जाएगा ऑर्डर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर। अब आ जाओ यहाँ पर HClO4, HClO3, HClO2, HClO, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +7, 5, क्लोरीन का +3, क्लोरीन का +1। तो जहाँ पर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HClO4, ये वाला जो ना सेकेंड वाला, ये तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ, कंपटीशन में IIT मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा, वीडियो लेक्चर के कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्लीज़ हमें आप अपने लेक्चर क्लासेस में ज़रूर पूछना, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और असाइनमेंट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस ईयर का, आप उसको, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, टेंशन मत लो। और हर कंसेप्ट से क्वेश्चन है, और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर इसको जरूर देख लेना, और इसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कवर करना है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।